वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी। फ्रेंड्स देखो, बैंक का मेन काम क्या है? लैंडिंग एंड डिपॉजिट। तो उसमें रिकवरी मतलब समझ सकते हैं आप क्या है कि ऐसा होता नहीं है कि लोन 100 लोन दे दिया और 100 लोन अपने आप ही किस्त जमा कर रहे हो, तो पीछे लगना पड़ता है कई बार। आप खुद देख लीजिए, आपके 10 दोस्त होंगे, उन 10 दोस्त पैसे दे दीजिए आप उधार, और फिर बस उनके पीछे दौड़ते रहिए जब तक आपके पैसे ना मिल जाएं। तो ऐसे ही बैंक्स के साथ होता है, उनको रिकवरी के लिए जो है कई मेजर्स लेने पड़ते हैं। ये जो लोन डॉक्यूमेंट साइन वगैरह करवाते हैं वो इसी पर्पज़ से होते हैं कि जब ना चुकाए तो फिर कम से कम कोर्ट में तो जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे बैंक का मेन काम क्या है। एक तो लैंड करना, लोन्स देना, है ना, बैंक लैंड्स लोन। और जब ये बैंक लोन देता है और ये लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये एनपीए बन जाते हैं। ठीक है, एनपीए में होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जैसे आप खाना खा के और सांड की तरह सो जाते हैं तो आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं घर वालों के लिए। जैसे आलू के पराठे 5 खा लीजिए आप, और फिर जो नींद आती है बस आपको ही पता है कि वो कैसा नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, होप आप सब लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, मेरे वीडियो लेक्चर्स देख रहे होंगे। थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, अप्रिशिएशन एंड जो लाइक्स आते हैं वो उन्हीं से ही पता लग जाता है कि तैयारी ठीक चल रही है। तो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे प्रिपेयर, लेकिन अभी हम थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन ही कर लेते हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो आपकी समझ में आ गया होगा कि आप जब कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ आउटपुट नहीं देते हैं, तो वो आप क्या बन जाते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं। तो ऐसे ही बैंक ने लोन दिया, बैंक ने ये सोच के दिया था कि उससे जो है उसको फर्दर पैसा आएगा वापस, बट ऐसा हुआ नहीं, तो वो क्या बन जाते हैं? एनपीए में टर्न हो जाते हैं। ठीक है, लोन्स आर एसेट्स फॉर द बैंक। बैंक के लिए क्या है? लोन एक तरह का एसेट है, क्योंकि उससे क्या होता है, उनको इंटरेस्ट आता है और उसी से ही बैंक चलता है आगे। तो डिपॉजिट क्या है? बैंक के लिए लाइबिलिटी है। जो आप पैसा जमा करके आते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, वो बैंक के लिए एक लाइबिलिटी है। कैसे? क्योंकि कल को आप वो पैसा मांगेंगे तो फिर बैंक को लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, और वो पैसा वो उधार दे चुका होता है लोन्स में। तभी तो कई बैंक्स दिवालिया हो जाते हैं। वो लोग कस्टमर का पैसा जो है गलत लोन कर देते हैं, और वहाँ से उनको जो है पैसा आता नहीं है वापस। बैंक्स गिव्स लोन्स टू बिजनेसेस if there is any default in making repayment, either due to his non ability to repay or willful default comes under credit default। देखो, कई बार क्या होता है कि कस्टमर की कोई मजबूरी हो जाती है जिस वजह से वो किस्त टाइम पे नहीं दे पाता है, और कई बार वो जानबूझ के ही नहीं देता। तो जानबूझ के नहीं देने वाले को विलफुल डिफ़ॉल्ट बोल देते हैं। ये विलफुल डिफ़ॉल्ट टर्म जो है, आप आरबीआई की वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो आपको पर्टिकुलर मिल जाएगा कि कितने लाख रुपए तक का होता है, तो उसको पर्टिकुलर विलफुल डिफ़ॉल्ट वगैरह बोल देते हैं। तो विलफुल डिफ़ॉल्ट वही होता है कि जब आदमी के पास पैसा है लेकिन उसकी इच्छा नहीं है देने की, तो वो क्या कर देता है? क्रेडिट डिफ़ॉल्ट कर देता है। ठीक है, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट इन केस ऑफ नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग। फंड्स में तो नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग में क्या हो जाता है कि फंड्स में नॉट बी कमिंग ऑन द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द लाइबिलिटी। कोई आपको लाइबिलिटी दी हुई है, उसमें से जब फंड्स आने चाहिए थे तब फंड्स आ नहीं रहे हैं, तो ये जो है केस हो जाता है नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग के टर्म में। ठीक है, जैसे कि क्या करते हैं कि बैंक गारंटी आप बैंक ने दे दी है और पार्टी ने जो है पैसा नहीं चुकाया है, तो फिर क्या होगा? ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। फंड बेस्ड लैंडिंग में क्या होता है कि रिपेमेंट ऑफ लोन, जैसे कि कोई लोन दिया और उसमें से पैसा वापस नहीं आया, तो वो फंड बेस्ड लैंडिंग हो जाएगी। इन केस ऑफ क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर, फॉरेन गवर्नमेंट इम्पोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस एंड रिपेमेंट इज गेट्स अफेक्टेड। कई बार क्या होता है कि कई कई गवर्नमेंट्स जो है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोकने के चक्कर में या कुछ और वजह से तो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है, तो उस वजह से भी क्या होता है? क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर हो जाता है। जैसे देखो, मान लो आपने कोई आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं? उस ऑर्डर को लेके आपने माल बना दिया, लेकिन जब आप बेचने गए, आपने बेच भी दिया, लेकिन जिस टाइम पे आपका शिप दूसरी कंट्री की बॉर्डर में जा रहा था, तो उस टाइम पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग गए ड्यू टू वॉर या ड्यू टू सर्टेन पॉलिटिकल इश्यूज़। तो फिर क्या हुआ कि आपका माल टाइम पे वहाँ नहीं पहुँच पाया, और टाइम पे माल ना पहुँचने की वजह से क्या हुआ? आपको पैसा
भी नहीं आ पाया, ठीक है। इन केस ऑफ ट्रेजरी ऑपरेशन सेटलमेंट ऑफ फंड्स नॉट डन ऑन टाइम। देखो ट्रेजरी ऑपरेशंस में क्या होता है कि आपका डिफरेंट करेंसीज वगैरह में ट्रेड होता है, तो कि अगर सेटलमेंट टाइम पे नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आपका जो है एक तरह से दिवालिया टाइप का हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, लेमन ब्रदर्स के केस में यही होता कि टाइम जोन डिफरेंसेस की वजह से पेमेंट सही टाइम पे नहीं पहुंच पाई और वो बैंक दिवालिया हो गए थे, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इज बिटवीन टू कंट्रीज। अगर कोई पूछता है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन क्या होती है, तो दो डिफरेंट कंट्रीज जैसे इंडिया चाइना के बीच में अगर व्यापार हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कहलाएगी, ठीक है। एनपीए को कैसे क्लासीफाई करते हैं, सब स्टैंडर्ड होगा 12 महीने तक। मान लो 12 महीने तक कोई किस्त नहीं आ रही है तो वो सब स्टैंडर्ड में आएगा, उसके और 12 महीने मतलब कि 12 और 12 24 महीने बाद डाउटफुल में आ जाएगा। नो प्रोविजनिंग इफ गारंटीड बाय CGTMSE या CGFMU बट ओनली दैट पार्ट इज सिक्योर्ड पार्ट बाय CGTMSE या CGFMU। देखो फ्रेंड्स क्या है कि मुद्रा लोन और इस तरह के लोन्स जो होते हैं MSME को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए जो है कुछ लोन्स दिए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बैंक कुछ प्रोविजनिंग कर देता है कि अगर बाई चांस ये लोन ख़राब होता है तो हम इतना पैसा अलग ही रखेंगे। तो इसमें क्या है कि अगर आपका लोन CGTMSE या CGFMU में कवर्ड है तो क्या होगा कि अगर बाई चांस आपका लोन ख़राब हो जाता है तो फिर ये संस्था आपको लोन का पूरा पैसा वापस कर देंगी, ठीक है। अनसिक्योर्ड पार्ट नीड्स टू बी सिक्योर्ड बाय प्रोविजनिंग। जो अनसिक्योर्ड पार्ट होता है ना उसको कैसे सिक्योर करेंगे, प्रोविजनिंग के द्वारा सिक्योर करेंगे। देखो मान लो आपने 100 लाख का लोन दिया, ठीक है, 50 लाख तो CGTMSE ने कह दिया कि अगर 50 लाख तक ख़राब होगा तो हम देंगे पैसा, और 50 लाख का जो पार्ट बच गया वो हमें प्रोविजनिंग अपने लेवल पे करनी होगी, ठीक है। विलफुल डिफॉल्टर्स आर डिफाइंड बाय SS कोहली। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी कमेटी ने विलफुल डिफॉल्टर्स के बारे में बताया था, तो ये SS कोहली कमेटी थी, ठीक है। एक वीडियो लेक्चर आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उसमें मैंने सिर्फ कमेटीज़ के बारे में ही सारा कुछ डिस्कस करा है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आ जाता है प्रमोशनल एग्ज़ाम में, ये JIB CIB में बहुत रेयर है आएगा, तो कमेटी के ऊपर नहीं पूछते हैं। तो ये प्रमोशन एग्ज़ाम में कमेटी के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स के बारे में जो है था वो SS कोहली कमेटी थी, ठीक है फ्रेंड्स। डेफिनेशन ऑफ विलफुल डिफ़ॉल्टर्स, ये जो विलफुल डिफ़ॉल्टर वाला पार्ट है ये आप RBI की वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। हैविंग मनी बट नॉट रिपेइंग लोन्स, मतलब ऐसे लोग जिनके पास पैसा है लेकिन वो लोन चुकाना नहीं चाहते हैं। साइफनिंग ऑफ फंड्स, अनरिलेटेड एक्टिविटी, जैसे मान लो आपने क्या करा कि कृषि लोन लिया और उस पैसे से आपने जो शादी कर ली, शादी में लगा दिया वो पैसा सारा, तो वो क्या हो गया, साइफनिंग ऑफ फंड्स हो गया, ठीक है। फैक्ट्री खोलने के लिए पैसा लिया था और आपने क्या करा, उससे अपने लग्जरी आइटम्स खरीद लिए, तो वो साइफनिंग ऑफ फंड्स कहलाता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स, मान लो कि आपने जो है क्या करा, फंड्स को डाइवर्सिफाई कर दिया, लगाना था शेयर्स में और लगा दिया म्यूचुअल फंड में, तो वो क्या हो गया, एक तरह से डाइवर्सिफाई हो गया, है ना। सिक्योरिटी मेड ऑन मूवेबल फिक्स असेट्स वर डिस्पोज्ड ऑफ, जैसे कि मान लो आपका कृषि लोन होता है वो हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप्स पे होता है और आप क्या करें, क्रॉप बेच दें और बैंक का पैसा ना चुकाएं, तो वो भी क्या कहता है कि सिक्योरिटी डिस्पोज ऑफ कर दी और आपने लोन चुकाया नहीं। और फिक्स एसेट के केस में देखो ऐसा होता है कि मान लो आपका फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट इन द सेंस कि जो फिक्स है बिल्कुल, जैसे हाउस होम वगैरह हो गया, तो घर आपका गिरवी था बैंक पे लेकिन आपने क्या करा, चुपचाप उसको बेच दिया और बैंक का लोन नहीं चुकाया। हैविंग कैपेसिटी टू पे बट नॉट विलिंग टू पे, वही बात आ गई है कि मतलब कैपेसिटी तो है उसको पे करने की लेकिन वो जो है पे करना नहीं चाहता। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, दो मेथड होते हैं, एक बैंक फाइनेंस जो कि परमिसिबल होती है PBF के थ्रू, और एक होती है वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन। तो इन दोनों में जो है हम आगे इसको पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कहाँ से आता है, वर्किंग कैपिटल बेसिकली होता क्या है, अ, किसी भी फैक्ट्री को रन करने के लिए आपको फंड्स चाहिए होंगे, है ना। तो कुछ पैसा तो आप अपना लगाएंगे, कुछ रिश्तेदारों से उधार लेंगे और कुछ मार्केट से उधार लेते हैं, कुछ बैंक से लोन लेंगे। तो जो ओन फंड है नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं उसको। सप्लायर क्रेडिट मतलब कि जो जिसको आपने माल बेचना है उससे आपने कुछ कर्जा लिया है, या फिर अदर करंट लाइबिलिटीज़, कुछ और लाइबिलिटीज़ ले ली हैं, या फिर बैंक फाइनेंस, इस थ्रू इन सब से जो पैसा इकट्ठा होगा वो क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। फिक्स असेट्स लाइक फर्नीचर, कंप्यूटर्स,
बट दे आर नॉट सफिशेंट टू रन द बिजनेस। वर्किंग कैपिटल में आपके फिक्स एसेट्स भी होते हैं जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर वगैरह, लेकिन वो इतने सफिशेंट नहीं होते जो कि आपका कंपनी को चला सकें। द मनी ब्लॉक्ड इन द करंट एसेट्स इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स ऐसे होते हैं जैसे रॉ मटेरियल वगैरह वो सब चीज़, तो उसमें पैसा जो ब्लॉक्ड है आपका वो वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। वर्किंग कैपिटल इज़ द नीड ऑफ फंड्स फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। देखो ऐसा तो होता नहीं है कि आप आज रॉ मटेरियल लाए और कल आपने जो फिनिश गुड बनाया और एकदम से आपने तीसरे दिन बेच दिया, तो इतना फास्ट नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। तो उस उतने टाइम पीरियड में आपने लेबर की पेमेंट वगैरह भी करनी है, तो वर्किंग कैपिटल की नीड होती है सो दैट द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस हो सके। इन अ बिजनेस कैपिटल इन्वेस्टेड इन इज़ अ लाइबिलिटी। बिजनेस में जो कैपिटल लगा हुआ है आपका वो एक तरह की क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप उससे पैसा कमा ही पाएँ, है ना। अब आपने पैसा लगाया, कंपनी चलाई, लेकिन हो सकता है आपको पैसा वापस नहीं आए, है ना। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था, तो होप आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।